नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना विनय पुष्करना आज आपके समक्ष जो मुख्य बातें लेके आया हूँ वो है योग के बेसिक सिद्धांत। तो बेसिक नॉलेज उसकी वो योग के बारे में लेके आया हूँ। ये कुछ जो चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही कम लोग आपको बताएंगे और ये पता होना चाहिए आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि योग है क्या। तो दोस्तों, योग एक संस्कृत वर्ड है जो युज धातु से बना है, जिसका अर्थ मिलना, मिलाना एवं जोड़ना होता है। किसी भी दो चीजों को आपस में जोड़ना जो है वो योग है। इस शब्द को अगर आप ध्यान से समझें तो अगर किसी ने जो मैथ्स है, जो गणित है, वो अगर हिंदी में किया है तो उसको योगफल के बारे में पता होगा कि बहुत सारी इकाइयों को प्लस करके उसका जो हम निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, उसको योगफल बोलते हैं। योग और उसका फल तो योगफल कहते हैं। तो आप उम्मीद है योग के बारे में तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब योग का योगा कैसे बना उसके बारे में थोड़ी सी संदर्भ से आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। बेसिकली क्या है कि हम लोगों को कुछ वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने की बहुत एक गंदी आदत पड़ चुकी है। तो ये जो योगा वर्ड है ये दैट्स कम्स फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो अब मैं बताता हूँ ये योगा वर्ड कैसे बना। बेसिकली कि हमारी योग संस्कृत वर्ड है, तो संस्कृत के आगे जो शब्द होते हैं उसके विसर्गें लगती हैं। तो योग आगे विसर्गें होती हैं। तो जब ये विसर्गों का तोड़ ढूंढने के लिए जो वेस्टर्न से, जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से, जो वंश भी हमारे ऊपर आए हुए थे शासक करने के लिए ब्रिटेन के, उन जब लोगों ने स्टडी की तो उनको एक विसर्गों के बारे में जो इसका जो मेन था कि इसका सोल्यूशन इंग्लिश में कैसे डिनोट करें, तो उन्होंने क्या किया कि हर विसर्ग की जगह पर ए लगाकर उसके ऊपर हल्की सी बाढ़ लगा दी। इसका मतलब क्या है, ए साइलेंट है, ठीक है। अब धीरे धीरे जब हम इसको प्रोनाउंसिएशन करने गए, लोगों ने लिखना शुरू किया, धीरे धीरे उसके ऊपर जो बार थी ना वो हटा दी। अब वो जब बार हट गई तो मतलब कि ए को आ ही बोलना हमने। तो अब योगा हो गया। ये सिंपली आप समझने कहें तो जैसे किसी लड़की का नाम है प्रतीक्षा, ठीक, प्रतीक्षा में लें तो प्रतीक्षा बन जाएगा। और अगर किसी का नाम नितिन, तो नितिन का अगर ए लगा के बाद अगर हम लिखते हैं तो नितिन ना बन जाएगा। तो ये बहुत गलत प्रोनाउंसिएशन है। अगर हम योगा बोलें तो मैं इससे बेटर आपको योग के बारे में ही कहूँगी, योग, ठीक है। अब हम बात करते हैं योग के अंदर कुछ ऐसी साइंटिफिक चीज़ों की जो आपको बहुत कम ही, बहुत रेयर ही आपको योगाचार्य तो हम कह सकते, जो झूठे योगाचार्य हैं वो बताएंगे। वो चीज़ें हैं कि आपके हर आसन के साथ, हर आपकी क्रिया के साथ, हर योगा पोस्चर के साथ, योग पोस्चर जो होते हैं उस योगा पोस्चर के साथ भी आपको हर योग क्रिया के साथ श्वास का आदान प्रदान करना होता है। भाव की जिस भी आसन करें, प्रत्येक आसन का थोड़ा सा भिन्न होता है और जिस भी आसन में आप कर रहे हैं उसमें श्वास लेनी भी होती है और श्वास छोड़नी भी होती है। परंतु इस श्वास लेने की क्रिया और श्वास छोड़ने की क्रिया का एक अनुपात होता है। अब ये जो अनुपात होता है ये किस प्रकार से जाना जाता है, इसकी एक जो आपके योग पढ़ा होगा तो उसको पता होगा। योग के अंदर एक प्राणायाम के अंदर एक और एक अष्टांग योग के अंदर एक पार्ट आता है जिसमें इसकी संख्या बताई गई है, इसका रेशियो बताया गया है। और वो रेशियो क्या है, 1:4:1। और ये बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन। वो जिस पर्सन को आप करवा रहे हैं उस पर्सन में डिपेंड करेगा कि उसको इसकी रेशियो बढ़ानी है या इसकी रेशियो कम करनी है। अब 1:4:1 रेशियो, इसके में 1 क्या है और 4 क्या है, 1 क्या है, तो इसके बारे में भी जानकारी आपको होनी बहुत जरूरी है। 1 और 4 और 1 का जो रेशियो है इसके अंदर जो है कुंभक, रेचक और पूरक, ये 3 चीजों का समावेश है। अब इसमें पूरक रेचक तो सिंपल है, इनहेल एंड एक्सेल। पूरक मतलब इनहेल एंड रेचक मतलब एक्सेल। अब कुंभक जो है वो है रिटेन। अब रिटेन भी आगे 2 तरह का होता है, एक होता है बाह्य कुंभक, एक होता है अंतर कुंभक। अब कौन से आसन में आपने बाह्य कुंभक लगाना है और कौन से आसन में आपने अंतर कुंभक लगाना है ये भी वेरीज करता है कि आसन कौन सा है, किस प्रकार का आसन है, कौन से ग्रंथ से आसन है।
तो वो भी मायने करता है कि किस तरह से करना है। दूसरी चीज इसमें यह है कि आप जो श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, उसकी गति की जो आपकी है श्वास लेने की, वो कितनी होनी चाहिए, वो भी आपको कुछ बहुत ही रेयर जो योगाचार्य हैं वो बताएंगे आपको कि क्या गति रहेगी। मोस्टली हम क्या करते हैं, जहां भी सांस आती है लेने दीजिए, जहां जाती है जहां सांस लेने दीजिए। कोई भी योगाचार्य आपके बारे में बताएगा नहीं। योगाचार्य मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है, जिन जो झोला छाप जो योगाचार्य है वो आपको नहीं बताएंगे। तो इसके बारे में ध्यान दीजिए, ये बहुत मुख्य चीज है, मुख्य पार्ट है योग का। ठीक है, आगे हम इसके बारे में आगे बात करें तो लोग जो आप योग करवाएंगे वो आपको कभी ये नहीं बताएंगे कि योग जो है वो कौन से आपके ग्रंथ से है, क्या उसकी वेरिएशंस हैं। आजकल क्या हो रहा है कि योग को एडवांस करने के चक्कर में एक ही आसन को कई नाम देते उसके वेरिएशन 1 2 3 4 करते जा रहे हैं। असल में ये नहीं है, प्रत्येक आसन अलग है, प्रत्येक आसन के करने की प्रक्रिया अलग है। एडवांस और लोगों को दिखाने के चक्कर में जो होड़ में लगे हुए हैं लोग, कुछ प्रतियोगिता को अपने तरफ से मॉडिफाइड करने में जो लोग लगे हुए हैं, जो कुछ लोग जो योग के बारे में ज्ञान नहीं रखते और बस उनको कठिन से कठिन दिखाना है, वो लोग योग को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। और उसी कारण बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे अपने शरीर को तोड़ने मरोड़ने इस चक्कर में ही अपने आप को हार्म कर लेते हैं, अपने को क्षति पहुंचा लेते हैं। तो उन सबसे मेरा निवेदन है कि आप कोई भी आसन करें, चाहे खेल का कोई आसन, योग खेल का आसन हो, चाहे आपका कोई योग को सीखने का आसन हो, उसको किसी भी योगाचार्य की निगरानी के बिना ना करें। आप जो आसन मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो आसनों को फॉलो कर सकते हैं, परंतु जो मेरी द्वारा दी गई गाइडेंस है, गाइडलाइंस को जरूर सुने। देखें, आपको कौन सा आसन कब करना है कब नहीं करना वो आपको पता होना चाहिए ना। कितनी श्वास लेनी है, कितनी श्वास छोड़नी है, ये मैं प्रक्रिया बता दी आपको। अब इसमें एक और चीज आपको ऐड कर बताता हूँ। श्वास से मुझे याद आया कि श्वास में एक और प्रक्रिया होती है कि जब भी आप अपने, ये छोटा सा फार्मूला जो मैंने बनाया, पर मैं ये नहीं कहूंगा कि हर आसन में इंप्लीमेंट होता है, पर 100 में से 90% आसन जो आपको, जिस पर ये आप फार्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और ये फार्मूला ये है कि जब भी आप अपने शरीर से दूर जाएंगे, ठीक है, तो आप इनहेल करेंगे, और जब भी आप शरीर के पास आएंगे तो एक्सहेल करेंगे। अब श्वास का इतना तो आपको पता चल गया कि कोई भी आसन करेंगे जिसमें आप शरीर के पास आ रहे हैं वहां पर आपकी एक्सहेल होगी, और जहां शरीर से दूर जा रहे हैं वहां पर आप इनहेल करेंगे। श्वास नीचे आते हुए, शरीर के पास आते हुए श्वास निकाल देंगे, और शरीर से दूर जाते हुए सांस भरेंगे। अब इस वेरिएशन को आप 90% ही आसनों पर लगा पाएंगे, सभी आसनों पर नहीं लगा पाएंगे, कुछ वेरिएशंस अलग अलग भी आएंगी। साथ ही साथ टाइमिंग की जो चेंजेस वो भी आएंगी। ये छोटा सा फॉर्मूला था जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। मैं वैसे सभी आसनों में बता रहा हूँ कि आसनों में श्वास लें, कैसे लें, कितनी तरह से लें। और मैं किसी आसन में नहीं बताता या मैं उसको स्किप कर देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो वीडियो को शॉर्ट करने में अगर आप मैं किसी चीज को कुछ स्किप कर रहा हूँ तो जो मेरा बेसिक ये वीडियो है इसको जरूर देखें, इसको देखें, समझें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, थोड़े बहुत प्रिकॉशंस मैं आपको वीडियोस जो आप लेके आ रहा हूँ, आगे नई नई वीडियोस आएंगी मेरी योग प्रशिक्षण के बारे में, योग के हर आसन के ऊपर भी, तो वो वीडियोस के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि हर चीज को कर सकूं। पर जो कॉमन रूल्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो जो कॉमन वीडियो है, कॉमन रूल्स इस वीडियो में बता रहा हूँ, वो बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको मोस्टली सब आसनों पे वो इम्प्लीमेंट होंगे। ठीक है, दूसरी चीज कि आसन किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, क्या सबके लिए बेनिफिट है। तो मैं दोस्तों आप सबको बताना चाहूंगा कि आसन हर आयु के अनुसार डिपेंड करता है। अगर आप छोटी आयु के हैं, बहुत छोटी आयु के बच्चा कोई है जो मान लीजिए 2.5 साल 3 साल के है, तो उसकी कैपेबिलिटी के अनुसार आसन जो होंगे वो सिंप्लीफाइड होंगे। और सबसे बड़ी मेन चीज ये होगी कि उसमें किसी भी तरह के शरीर, सर के ऊपर, बाजू के ऊपर जो प्रेशर वाले आसन होते हैं वो उनसे नहीं करवाएंगे। उसके कारण ये होता है कि बच्चों के अंदर वैसे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है, वो गेन भी कर लेते हैं, परंतु
कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो बच्चों के अंदर डेवलप हो रहे होते हैं और वो बहुत नाजुक होते हैं, और गलती से दब जाए या कुछ हो जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए वो चीज़ें हम छोटे बच्चों में डिफिकल्ट आसन नहीं करवाते। आप लोगों को ये सुन के शायद अचंभक अजीब सा लग रहा होगा कि मैं कह रहा हूँ छोटे बच्चों को आसन नहीं करवाते, जबकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे मूवी चैनल्स, टीवी वगैरह पर जो दिखाते हैं बच्चा ये कर रहा है, छोटा सा बच्चा ये कर रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि हर बच्चे की एक अपनी स्ट्रक्चर है, ठीक है, और प्रशिक्षण है। पर मैं ये फिर भी यही कहूँगा कि छोटे बच्चों को आसन जो है वो डिफिकल्ट आसन नहीं करवाएं। उनको सूक्ष्म व्यायाम करवा सकते हैं, उनको स्टेज 1 के आसन करवा सकते हैं, मेडिटेशन करवा सकते हैं, चिंतन करवा सकते हैं, धारणा ध्यान समाधि करवा सकते हैं। चंचलता खत्म करने के लिए उनको आप इवन डीप मेडिटेशन की तरफ थोड़ा सा करवा सकते हैं, थोड़ा सा उनको गाइड कर सकते हैं, पर मुश्किल वाले आसन ना करवाएं। मेरी तो यही गुजारिश रहेगी। और दूसरी चीज़ कि एज वाइज जो आसन बढ़ते हैं वो आपको, जैसे अभी CBSE NCERT जो बुक्स है उसमें भी आपको दिखाई होगा, वो उन्होंने 6th क्लास से ये ऑनवर्ड किए हैं, पर हम इससे पहले कर सकते हैं आसन। अगर आपका बच्चा 6 से 7 साल का बच्चा है तो नॉर्मल आसन कर सकता है, पश्चिमोत्तानासन कर सकता है, हलासन कर सकता है, ये सारे आसन कर सकता है। इससे उस बॉडी की गेन ही होगा, ठीक है। इवन जो बच्चों का इंटरेस्ट नहीं बनता उनको आप मेडिटेशन करवा के भी इस चीज़ के आगे बढ़वा सकते हैं। अब इससे ऊपर वाले एज के साथ आसन बढ़ते जाएंगे, डिफिकल्ट होते जाएंगे, ये सारी चीज़ प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। अब हम बात करते हैं आगे इस टॉपिक पर कि क्या आसन जो है सबके लिए एक समान रहते हैं? तो नहीं। जितना टीन एज में बच्चा होगा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी और उसका पानी का लेवल ज़्यादा होगा। कुछ केसेस को छोड़ के जिस चीज़ में उस बच्चे का पानी इंटेक कम हो और वो चटपटी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें और मिर्ची वाली चीज़ें ज़्यादा खाता हो या पैक फूड ज़्यादा खाता हो या कुछ जेनेटिकली प्रॉब्लम्स को छोड़कर बाकी सब टीन एज के बच्चे की अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, वो डिफिकल्ट आसन कर सकते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, बड़े होते जाते हैं हम, तो हमें वो आसनों को लीव आउट करना पड़ता है। ये नहीं कह रहा कि वो आप कर ही नहीं सकते, कर सकते हैं, प्रैक्टिस बहुत चाहिए उसके लिए, और बच्चे के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपनी उस प्रैक्टिस को मेंटेन कर पाए। हायर एज में स्टडीज़ का बर्डन बढ़ जाता है। जैसे आपको पता है हमारे इंडिया की स्टडीज लेवल किस तरह का है, स्टडी सिस्टम कैसा है, तो स्टडी एकदम से चेंज आती है, तो हम उस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए हमें ये चीज़ें प्रैक्टिस छोड़नी पड़ती है। उस वजह से ये भी होता है, और कुछ हमारे चेंजेस भी आती है शरीर के अंदर, मसल डेवलपमेंट भी होती है, तो उससे भी फर्क पड़ता है। और बॉडी जैसे जैसे बढ़ते होते हैं हमारा जो वाटर लेवल भी कम होता है, तो उससे भी फर्क पड़ता है। यही वाटर लेवल के कारण मुझे कई बार कई लोगों ने पूछा है कि सर हम एक भाई बहन थे, मुझे आई थिंक आज से 3 साल पहले मिले थे, तो उन्होंने एक सवाल पूछा था कि हम दोनों जुड़वा थे बेसिकली, तो हम दोनों सेम एज जैसे ही हैं, पर भाई कहता था कि मैं ये आसन जो आप करवाते हो मैं ये कर नहीं पाता, मेरी बहन ये सारे आसन आराम से कर लेती है। तो उसके पीछे कारण ये था कि जो लड़कियां होती हैं उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए ज़्यादा होती है कि उनके वाटर लेवल ज़्यादा होता है, इंटेक लेवल ज़्यादा होता है। और बॉयज़ का जो स्पर्श स्ट्रक्चर होता है उसमें वाटर लेवल थोड़ा कम होता है और बॉडी में मसल डेवलपमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है। वो पानी से यूटिलाइज हो जाता है, वहाँ पर मसल डेवलपमेंट करता है, और जब हम मसल डेवलपमेंट होती है वहाँ पर मसल को खींचना और छोड़ना, वो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा जिम जो बच्चे यूज करते हैं या जो बड़े जो यूज करते हैं, जिम करने जाते हैं, तो उनका आपने देखा होगा कि जिम वालों के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने आपको इसके बारे में बताई थी। मैं आगे एक और वीडियो पे लेके आऊँगा, उसमें भी योग की छोटी छोटी चीज़ें और बताऊँगा मैं आपको, जिसमें आपको योग के बारे में समझने की बेसिक नॉलेज होगी, उसको वो आपको समझने का लिए टाइम मिलेगा, समय मिलेगा और गाइडलाइंस मिलेंगी। तो आशा करता हूँ कि ये मेरे दी गई जानकारी आपको स्पष्ट होगी।